ओजोन के बारे में तो आपने पता कर लिया, क्या करना है, कैसे उसको सुरक्षित रखना है। अब एक समस्या और भी है, वो है कचरा। ठीक है, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, इतनी आबादी बढ़ गई है, बहुत सारा कचरा पर डे निकलता है, वो सारा कचरा सही से मैनेज नहीं हो पा रहा, उसका सही प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस के फॉर्म, वो सब हमें नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, हर तरीके के प्रदूषण का कारण बन रहा है, वो है क्या? कचरा। तो कचरा प्रबंधन क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे, इस पे बात करेंगे। अब कचरा मतलब अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट प्रबंधन शब्द का अर्थ कचरे के संग्रह से लेकर निपटान के अंतिम चरण तक का प्रबंधन। कचरा प्रबंधन हो या अपशिष्ट प्रबंधन हो, बात सेम है। इसका कचरे को का संग्रह करना और उसको निपटाना, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उसको कहाँ हम खत्म करें, कैसे, ये सारी जो समस्याएं हैं, इसको मैनेज करना ही कहलाता है कचरा प्रबंधन। कचरे का संग्रह और उसका निपटान ये क्या कहलाता है? कचरा प्रबंधन। पूरी प्रक्रिया में कचरा प्रबंधन को सक्षम करने वाले कानूनी पहलुओं के साथ संग्रह, परिवहन, निपटान, रिसाइकलिंग, निगरानी और विनियमन शामिल है। हर तरीके से कचरा प्रबंधन में कानूनी पहलू बहुत जरूरी है। कानून बनाना कि क्या करना है, कचरे को किस तरीके से, उसको कहां पर हमें निपटान उसका कैसे करेंगे, नदी में ना डालें, ठीक है, या कहीं जमाव ना करें उनको, तो उसका पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसका एक प्रबंधन बनाना पड़ेगा, जिसमें हम कचरे का संग्रह करते हैं, उसका एक अलग एरिया बनाते हैं, उसको परिवहन अलग ले जाते हैं, उसका निपटान कैसे करेंगे उसके बारे में सोचते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, निगरानी करते हैं कि वहां पर उसका फैलाव ना होने पाए, और विनियमन शामिल है। तो कुल मिलाकर के कचरे को कैसे हम मैनेज करें, वेस्ट को कैसे मैनेज करें, उसको कैसे उसका करें ताकि वो हमारी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक न बन पाए, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये मेन हमारा कचरा प्रबंधन के बारे में है। अब कचरे के प्रकार, कचरे कितने प्रकार के होते हैं, अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, इस पे अगर हम बात करें तो कचरा अनेक प्रकार का होता है। जैविक कचरा, सूखा कचरा और बायोमेडिकल कचरा, है ना, ये तीन तरीके के अपशिष्ट हैं, जैविक, सूखा और बायोमेडिकल। ये सारे जो वेस्ट हैं जो अब आपके इस दुनिया में बनते हैं और उनको कैसे हम मैनेज करें, यही हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो प्रकार में आप ये लिखेंगे 3। सही कचरे को सही कूड़ेदान में डालने से ही हम न सिर्फ कई वस्तुएं पुनः चक्रण कर अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, बल्कि कई टन बायोकेमिकल कचरे को पर्यावरण में मिलने से भी रोक सकते हैं। सही कचरा सही जगह, पहली लाइन क्या लिखी है? सही कचरे को सही कूड़ेदान में डालने से। अलग अलग तरीके के कचरे दो टाइप के ना, एक वो जो है डिकम्पोज हो जाते हैं जो जैविक है, एक डिकम्पोज नहीं, जैसे पॉलीथीन हो गई वो अलग तरीके का कचरा है, साग सब्जी से जो छिलके निकलते हैं फल वल के वो अलग कचरा है। जो डिकम्पोज हो जाते हैं उसको अलग करिए, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं उनको अलग करिए। तो इसका हमें सबसे पहले सिलेक्शन करना जरूरी है। और जो डिकम्पोज नहीं हो पा रहे उसका पुनः चक्रण कर सकते हो, दोबारा से उसकी रिसाइकलिंग कर दो, या जो भी पर्यावरण के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले, जैसे पॉलीथीन मेन प्रॉब्लम है, तो पॉलीथीन का हम कैसे यूज करें, उसकी रिसाइकलिंग कर लो, पॉलीथीन यूज करके फेंको नहीं, उसको दोबारा यूज कर लो। तो ये सारी चीजें हैं। या जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके दोबारा प्रोडक्ट बना सकते हो, नए प्रोडक्ट, जिससे कि कचरा ना बढ़े और हम अपने अर्थ को किसी तरीके से जो नुकसान होने वाला है उससे बचाएं। और ये जो बायोकेमिकल होता है कचरा, इससे भी हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं, सॉइल को बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहले रीजन क्या है कि कचरे को सही जगह डालना, जिस तरीके का वो कचरा है उसको उस तरीके से निपटान उसका करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिकम्पोजेबल और नॉन डिकम्पोजेबल को अलग अलग करना, उसका सिलेक्शन जो है वो मेन मुद्दा है। कचरे में निम्न पदार्थ, जो हमारा कचरा होता है वो किन चीजों से मिलके बना होता है। कचरा मतलब हो गया अपशिष्ट। तो कचरे में
अपशिष्ट जो भी हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो पदार्थ हैं, वो दो तरीके से हैं। एक वो होते हैं जो जैव निम्नीकरण, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसको बैक्टीरिया या फंजाई जो है डिकम्पोज कर सकते हैं, और एक वो है जो अजैव निम्नीकरण है, जिनको बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको वो निम्नीकरण उसका नहीं हो सकता है। ये वाले जो हैं अजैव निम्नीकरण, ये बहुत दिनों तक मिट्टी में पड़े रहेंगे, पानी में पड़े रहेंगे, लेकिन कभी ये सड़ेंगे नहीं, और एक जगह पर जमा होकर के वो पूरा एरिया जो होते हैं वो कवर कर लेते हैं, जिससे कि सॉइल का पॉल्यूशन होता है, जल का पॉल्यूशन होता है। लेकिन जो दूसरी तरफ हैं जैव निम्नीकरण वाले, ये कुछ दिनों तक अगर मिट्टी के अंदर या पानी में पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे सड़ जाएंगे। बैक्टीरिया और फंजाई इनको डिकम्पोज कर देंगे, इनका निम्नीकरण करके इनको खत्म कर देंगे। तो उदाहरण अगर हम देखें तो जैव निम्नीकरण में घरेलू जैविक कचरा, फल वगैरह के जो छिलके होते हैं, सब्जी के छिलके होते हैं, रोटी है, बची हुई सामग्री घर की जो है, फसलों के शेष भाग, चाहे वो आपका गेहूं हो या धान हो, उनके जो पेड़ होते हैं, उसके जो पौधे के अंदर बाकी जो उसका पार्ट बचता है, पैरा वगैरह जिसको आप कहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, रुई, पट्टियां, मांस, कागज, गत्ते, सूती कपड़ा, मलमूत्र, गोबर, ये सब एक तरीके का अपशिष्ट होता है, लेकिन ये सब जैव निम्नीकरण है। ये कहीं अगर पड़ा है तो थोड़े दिनों बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसका निम्नीकरण हो जाएगा और ये मिट्टी में दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान कम है। बस इसको कहीं इकट्ठा नहीं होने देना है, इसको हमें इसको कंपोस्ट कर देना है। इसका अगर हम सही तरीके से मैनेज करेंगे तो ये वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अजैव निम्नीकरण है ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इनका निम्नीकरण ही नहीं होता है। प्लास्टिक की सामग्री, पेय पदार्थों की कांच की बोतलें, टिन डिब्बे, एल्युमिनियम के डिब्बे, धातु के टुकड़े व सामग्री, पॉलीथीन, सुइयां आदि, ये सारी चीजें जो लगभग प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, एल्युमिनियम, टिन, इन सब से जो चीजें बनी हैं, ये इनका निम्नीकरण नहीं होता है। ये बहुत सालों तक मिट्टी में पड़ी रहती हैं और एरिया में कहीं अगर आपने इनको इकट्ठा कर दिया तो उस पूरे एरिया को कवर करके और वहां की फर्टिलिटी को खत्म कर देंगे। जानवर खा लेते हैं पॉलीथीन वगैरह, उनके लिए नुकसानदायक है। नदियों में, तालाबों में ये जमा हो जाती है तो वहां जलीय जीवन जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है, इससे उनको काफी खतरा है। तो कुल मिलाकर के जो अजैव निम्नीकरण वाले अपशिष्ट हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए ज्यादा हानिकारक हैं। इनका निपटारण कैसे करें, इस पे मेन बात करनी है। तो इसके लिए वही है ना कि रिसाइकलिंग, इनका बार बार यूज करते रहिए, जहां तक हो सके इनको बाहर फेंकिए नहीं। पॉलीथीन है या प्लास्टिक की जो सामग्री है उसका पुनः यूज करिए। अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो उसकी रिसाइकलिंग करके किसी दूसरे प्रोडक्ट में उसको हमने बदल देना चाहिए। तो ये सारे तरीके होंगे, इनका यूटिलाइजेशन मार्केट में बना रहे, बार बार इनका प्रोडक्शन जितना हो सके कम किया जाए। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो कहीं जाकर के इसको हम मैनेज कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो कचरे में पदार्थ हैं वो दो तरीके के हैं, जैव निम्नीकरण वाले और अजैव निम्नीकरण वाले। ठीक है, तो इसके अंतर को आपको समझना है उदाहरण के साथ। क्लियर? अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके, जो भी हमारा वेस्ट है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उसको कैसे हम मैनेज करें, उसमें कौन कौन से तरीके हैं, इस पे बात करते हैं। मेन तो यही है ना, अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत जो भी कचरा है उसके अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैस के अपशिष्ट को अलग अलग रूप से सुनियोजित करने का प्रस्ताव है, जिसमें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके कचरे को या तो नष्ट कर दिया जाता है या उसे पुनः चक्रण करके फिर से इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। या तो उसे नष्ट कर दो या उसकी रिसाइकलिंग कर दो, यही दो मेन चीजें हैं। ठीक है, नष्ट करके बिल्कुल खत्म कर दो, अगर नष्ट करने लायक है तो उसे नष्ट कर दो, और अगर नष्ट करने लायक नहीं है तो उसको दोबारा यूज कर लो। दो चीजें मेन हैं। आप आगे क्या है,
इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न प्रकार की प्रणालियों का क्षेत्रों के अनुसार निर्माण किया गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके की कंडीशंस हैं, अलग अलग तरीके के उपाय हैं, तो उसको कैसे यूज किया गया है। जैसे कि निपटान प्रणाली। निपटान प्रणाली, निपटान का मतलब क्या है कि जो डिकम्पोजेबल है, जो नॉर्मल जैविक निम्नीकरण है, ठीक है, जो मिट्टी में दबाने से खत्म हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं वो निपटान प्रणाली होता है। तो हमें सेलेक्ट करना होगा किसका निपटान पॉसिबल है। इस प्रणाली के अंतर्गत अपशिष्ट को मिट्टी में दफना देते हैं या दबा देते हैं एवं गैसों को नष्ट करने के लिए यंत्र स्थापित करके जला दिया जाता है। तो जला करके दबा करके उसका निपटान कर दिया गया। जो पूरा ढेर लगा था, आप देखिए, जैसे मान लीजिए कागज है, ठीक है, या कोई गत्ता है, ठीक है, तो कागज का बहुत बड़ा उसका कचरे का ढेर लगा है, तो इतना ढेर जो पूरी जगह को कवर किए है, उसको जला करके खत्म कर दो, वो क्योंकि मिट्टी में मिल जाएगा तो वो कोई नुकसानदायक नहीं, क्योंकि वो जैव निम्नीकरण है, वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है ना। तो ऐसे ही घरेलू जो भी साग सब्जी वगैरह के छिकले वगैरह होते हैं, इनको सबको हम जमीन में मिट्टी में दबा करके उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। तो जो चीजें डिकम्पोजेबल हैं, ठीक है, जो सॉइल पोल्यूशन नहीं करेंगी, एयर पोल्यूशन नहीं करेंगी, उनका हम निपटान कर सकते हैं। उनको हम जला करके या दबा करके हम उनको निपटा देंगे, उनको खत्म कर देंगे। तो पहली प्रणाली कौन सी है? निपटान प्रणाली। दूसरा तरीका है भस्मीकरण प्रणाली। भस्मीकरण, भस्म बना दो, जला दो पूरा। इस प्रणाली के अंतर्गत ठोस एवं गैसों के अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए छोटे एवं बड़े दोनों पैमानों पर इन्हें भीष्म ऊष्मा से जला दिया, बहुत ज्यादा 1000 डिग्री टेम्परेचर पर जला देते हैं, जिससे कि कुछ भी ना बचे, बिल्कुल वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो चाहे वो ठोस हो चाहे वो कोई गैस हो, उसको हाई टेम्परेचर दे करके वो पूरा जला देते हैं, उसी को कहा जाता है भस्मीकरण प्रणाली। ठीक है, यहां पर एक तरीका है, नहीं, कूड़ा भराव क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं लैंड फिलिंग। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई एरिया है, बहुत गड्ढा है, वहां पर आपको इन फ्यूचर वहां कुछ करना है, उसको बराबर करना है, समतल करना है, और तो वहां पर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जमीन नहीं है, खाली बंजर पड़ी हुई है, तो उस पर क्या करते हैं कि शहर का जो भी कचरा है वो ले जा करके वहां पर हम डालते हैं और उसको जमीन के अंदर उसको बराबर कर देते हैं, लैंड फिलिंग का काम करते हैं। कहीं सड़क बननी है, कहीं कुछ और निर्माण होना है, तो वहां जो गड्ढा है, जो बड़े बड़े, उनको बराबर करने के लिए हम कूड़े को ही उसमें डालते रहते हैं, और एक टाइम के बाद वो पूरी जमीन जो है वो क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है, उसमें मिट्टी डाल देते हैं और एक समतल एरिया बन जाता है। तो इस तरीके से भी हम काफी हद तक कूड़े को यूज कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं कूड़ा भराव या लैंड फिलिंग क्षेत्र या कूड़ा भराव क्षेत्र। ठीक है, तो वहां पर हम ये सारा कूड़ा एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लो कहीं रोड बननी है, अब रोड के नीचे की जो जमीन है वो तो किसी काम की नहीं है, तो वहां पर अगर हम चाहें तो वहां पर कूड़ा पहले भर दें, फिर उसके ऊपर मिट्टी से दबा करके और फिर रोड बना दें, सारा कूड़ा एडजस्ट हो जाएगा। ये सब तरीके हैं। भस्मीकरण तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको हम जला देते हैं। कोई भी वेस्ट है उसको हाई टेम्परेचर पर 1000 डिग्री पर उसे जला देते हैं, जला करके सब खत्म कर देते हैं, सब जो भी वेस्ट है उसका निपटान कर देते हैं। पुनः चक्रण मतलब है रिसाइकलिंग। किस किस चीजों की रिसाइकलिंग हो सकती है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसका निपटान नहीं कर सकते हम, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर क्या है, इसमें अपशिष्ट पदार्थों को पुनः इस्तेमाल करने के विचार से नष्ट करके फिर से योग्य बनाया जाता है। तो पुनः चक्रण में उसको एक फॉर्म में वो था, उसको तोड़ करके, उसे हटा कर, नष्ट करके उसे दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जैसे प्लास्टिक है, उसको हम एक से कुर्सी है मान लो प्लास्टिक की, वो टूट गई तो उसको हम नष्ट करके कुछ और बना देंगे, प्लास्टिक का है, दूसरा सामान बना लेंगे। तो वो सारे तरीके कहलाते हैं पुनः चक्रण। इसमें पहला आता है भौतिक पुनः परिष्करण प्रणाली। भौतिक पुनः परिष्करण प्रणाली में क्या है कि इसमें भी अपशिष्ट पदार्थों का परिष्करण करके फिर से काम में लाने योग्य बनाया जाता है। भौतिक फिजिकल तरीके से जो है,
जैसे उसे पिघला करके, उसको तोड़ करके, कैसे भी, मतलब फिजिकली अगर कोई चीज है, फिजिकली उसको दोबारा से यूज में बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक वगैरह को नहीं पिघला करके, उसको मेल्ट करके किसी दूसरे डिजाइन में चेंज कर देते हैं। एक कुर्सी अगर है वो टूटी, उसको मेल्ट किया, उसको पिघलाया, उसको दूसरे सांचे में ढाल करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया, तो वो कहलाता है भौतिक पुनः परिष्करण प्रणाली। एक होता है जैविक पुनः परिष्करण प्रणाली, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि खाद्य अपशिष्ट को अपघटित करके जैविक खाद बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई भी जो सामान वगैरह होता है, खास करके जो पौधों का अपशिष्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अपशिष्ट होता है, उसको हम डिकम्पोज कर लेते हैं, उसकी कंपोस्टिंग करा देते हैं, खाद बना लेते हैं। तो वहाँ पे बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो एक खाद बन जाती है, कंपोस्ट बन जाता है, जिसे हम अपने खेतों में दोबारा यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई वहाँ पर हम बैक्टीरिया या जैविक चीज यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकली कोई लिविंग कंपोनेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूटिलाइजेशन से अगर हो रहा है तो उसे जैविक पुनः परिष्करण कहते हैं, और फिजिकल कोई चीज है तो उसे भौतिक पुनः परिष्करण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो पुनः चक्रण काफी हद तक उपयोगी है किसी भी कचरे के अपशिष्ट को मैनेजमेंट में। तो यहां पर लगभग ये अध्याय कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, जहां हम लोगों ने बात की है हमारे पर्यावरण के बारे में। हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, परितंत्र क्या है, परितंत्र कितने प्रकार के हैं, प्राकृतिक क्या है, मानव निर्मित क्या है, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, अजैविक क्या है, जैविक क्या है, वो सब पढ़ने के बाद फिर आपने खाद्य जाल पढ़ा है, खाद्य श्रृंखला पढ़ी है। फिर उसके बाद पर्यावरण की समस्याएं क्या हैं, ओजोन परत क्या है, उसका ह्रास कैसे होता है, कौन कौन सी हार्मफुल गैसेज हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। फिर कचरा जो एक समस्या था, कचरे को कैसे मैनेज करें, कचरा अपशिष्ट पदार्थ क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके प्रकार क्या है, ये सारी बातें कंप्लीट होने पर ये हमारा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNEP, यूनेप। इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, जो मेनली पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण में होने वाली समस्याओं या नुकसान को बचाने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, हर जगह पर इनका अपना प्रचार प्रसार होता है। तो इसकी फुल फॉर्म ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण रखता है। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, ये याद रखना है, नैरोबी में स्थिति है। इसके साथ ही इसके 6 अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय है। क्वेश्चन आता है मेन यूनेप की फुल फॉर्म के बारे में, तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिए और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो कैसे बना, उसका मुख्यालय कहाँ है और उसके कौन कौन से कार्यालय हैं। इनका मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण में आने वाली समस्याओं के बारे में बतलाना और उसका निपटान करना, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है, जो क्या था हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ते रहिएगा और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट मिलेंगे और एक नया अध्याय शुरू करेंगे, जो हमारा अगला अध्याय होगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।